प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के समरकंद पहुंचे। एससीओ शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन से इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय मुलाकात, कुछ और द्विपक्षीय मुलाकातों की उम्मीद। समरकंद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से की मुलाकात। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर चीन की नीति को संतुलित बताकर सराहा। ताइवान मामले पर चीन के समर्थन की कही बात। चीनी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की स्थिति पर जताई चिंता। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र का एक और बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सभी को शांति की प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। आदिवासी समाज की राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखने का दिया भरोसा। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने और आम लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी। सोशल मीडिया पर चल रहा कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा एक और स्टिंग वीडियो किया जारी। कहा, 2 स्टिंग से खुली केजरीवाल के झूठ की कलाई। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य के पुलिस खुद कर रही है कार्यकर्ताओं को लहूलुहान। देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। सोनार बंगला की जगह लाचार बंगला देख रही है जनता। देश में वित्तीय स्थिरता पर निगरानी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अहम बैठक। साल 2023 में G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत की प्राथमिकताओं को लेकर हुई चर्चा। टेनिस में एक युग का हुआ अंत। दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा। चिर प्रतिद्वंदी राफेल नडाल का फेडरर को भावुक विदाई संदेश। कहा, मेरी कामना थी कि ये दिन कभी ना आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंच गए हैं। समरकंद पहुंचने पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला आरिपोव ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन ताइवान में तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात के बीच शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एसईओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक होगी, तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने पर विचारों के आदान प्रदान के लिए तत्पर हूँ। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। सम्मेलन के लिए समरकंद शहर पूरी तरह से तैयार है। शहर की सड़कें एससीओ देशों के झंडों से पटी हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रवार सुबह शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में आम तौर पर 2 सत्र होते हैं। पहले सत्र में एससीओ सदस्य हिस्सा लेंगे और दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात होगी। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region,
including strengthening connectivity as well as boosting trade and tourism in the region. शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की संभावना है। Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole. सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। भारत सम्मेलन में लगातार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के एक संगठन इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के माध्यम से पीएम मोदी के लिए उपहार भेजा है। क्लब ने सम्मान के प्रतीक के रूप में पीएम मोदी का एक चित्र एक उज्बेक वॉल कारपेट पर चित्रित कर भेजा है। इंडिया क्लब की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, आज उज्बेकिस्तान में रह रहे 1800 भारतीयों की ओर से इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेक वॉल कारपेट पर आपका चित्र आदर के स्वरूप बनाया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। इंडिया क्लब का गठन 10 वर्ष पहले हुआ था। इसका मकसद उज्बेकिस्तान में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर जोड़कर रखना है। 2017 में भारत के संगठन के पूर्व सदस्य बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल एससीओ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में हिस्सा लिया था। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको बता दें कि 2019 के बाद कोविड के दौर के बाद ये शंघाई सहयोग संगठन का ऐसा पहला शिखर सम्मेलन है जिसमें सदस्य देशों के नेता एक छत के नीचे मौजूद होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से अलग से भी चर्चा हो सकती है। तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पुतिन ने अपने तुर्कमेनिस्तानी समकक्ष से मुलाकात की। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान के राष्ट्रपतियों ने भी बैठक की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से उज्बेकिस्तान के समरकंद में मुलाकात की। यह दोनों नेता वहां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अमेरिका की ओर इशारा करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने एक ध्रुवीय विश्व बनाने के कथित प्रयासों की निंदा की। उन्होंने यूक्रेन को लेकर चीन की नीति को संतुलित बताया और इसकी तारीफ की। ध्यान रहे कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने सामने की मुलाकात है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने चीनी समकक्ष को बताया कि मॉस्को वन चाइना नीति का समर्थन करता है। उन्होंने अमेरिका द्वारा ताइवान मामले में कथित उकसाऊ नीति अपनाने की आलोचना की। रूस चीन सहयोग वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के आधार पर एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्षधर हैं। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग अन्य नेताओं ने भी मुलाकातें की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियोव से मुलाकात की। यह बैठक अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी संघर्ष के दौरान हुई है। ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही तुर्क राष्ट्रपति ने आर्मेनिया के अजरबैजान के प्रति रवैये की आलोचना की थी। रूस के राष्ट्रपति ने समरकंद में कई और राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकातें की। उन्होंने ईरान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं से मिलकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। अपने ईरानी समकक्ष इब्राहिम रईसी से मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा, रूस की 80 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह ईरान की यात्रा करेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने के लिए ईरान ने कर्तव्य ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
समरकंद में एक और अहम मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तुर्कमेनिस्तान के उनके समकक्ष सरदार बर्दी मोहम्मदोव के बीच हुई। वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान के साथ आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का वादा किया। हम अपने रिश्ते नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अभी रूस तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख आर्थिक साझेदार देश है। हम इसे और आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदीर जाबारोव से भी हुई। दोनों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें ऊर्जा आपूर्ति भी शामिल है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश किर्गिस्तान को ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों देश तेजी से आपसी व्यापार को बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में शांति बहाली की ओर केंद्र का एक और कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। असम के आदिवासी संगठनों के लगभग 1100 लोग आज हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़े। केंद्र और असम सरकार के प्रयासों के बदौलत पूर्वोत्तर में शांति बहाली को और बल मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में गृह मंत्रालय में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के साथ 8 आदिवासी समूहों के 1182 जवान मुख्यधारा में लौटे हैं। 8 आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम शामिल हैं। इसके साथ ही शेष 3 संगठन बीसीएफ, एएनएलए, एसीएमए के अलग अलग समूह शामिल हैं। संबंधित पक्षों ने कहा कि आज हुए समझौते के बाद असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनैतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि स्थापित करना केंद्र की प्राथमिकता रही है। पिछले कुछ सालों से अलग अलग समझौतों के कारण पूर्वोत्तर के इलाकों में शांति बहाली की प्रक्रिया को गति मिली है। 2019 में त्रिपुरा के एनएलएफटी समूह के साथ समझौता हुआ था। 2020 में केंद्र सरकार ने मिजोरम और त्रिपुरा की सरकार के साथ 23 साल पुरानी ब्रू शरणार्थी की समस्या का समाधान किया था। 27 जनवरी 2020 को बोडो प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के साथ ही 50 साल पुराने बोडो संकट पर विराम लग गया था। इसके तहत 1600 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। 2021 में केंद्र, असम सरकार और 6 कॉर्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक कॉर्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने आत्मसमर्पण किया। 29 मार्च 2022 में असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से अब तक 65% सीमा के विवाद का निपटारा हो चुका है। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया।
इस बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने राज्य की सीमा संबंधी मुद्दों पर अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही। साथ ही उन्होंने आम लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर जोर दिया। आज अरुणाचल सरकार और असम सरकार का बीच में बैठक हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित था। गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में वो डिस्प्यूट भी हम लोग यही साल में रिजॉल्व कर लेगा। केंद्र और पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों और संगठनों के बीच हुए समझौतों के कारण 2014 के बाद आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। साथ ही इन घटनाओं से मरने वाले जवानों, सुरक्षा बलों के जवान, स्थानीय नागरिकों की संख्या अब न के बराबर हो गई है। पिछले 8 सालों में 7,000 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए गए हैं और लगभग 10,000 युवा मुख्यधारा में लौटे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों के कारण ही पूर्वोत्तर में शांति की बयार बह रही है और पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से आज ये त्रिस्तरीय समझौता हुआ है, निश्चित तौर से असम में शांति बहाली के मामले में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली आबकारी नीति मामले पर भाजपा ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इसके साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर नए तरह के आरोप लगाकर पार्टी को घेरा गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टिंग की सच्चाई को लेकर कई सवाल उठाए हैं। देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले पर बीजेपी केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा घेर रही है। गुरुवार को बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा एक और नया स्टिंग जारी करते हुए दावा किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। पार्टी का कहना है कि ये स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई है। नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया। बीजेपी का दावा है कि इसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने बताया कि किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनावों में उपयोग किया गया। बीजेपी के मुताबिक स्टिंग में अमित अरोड़ा कह रहा है कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा फ्लेयर आने न पाए। बीजेपी का कहना है कि पहले और दूसरे स्टिंग के बाद भी केजरीवाल सरकार की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं, उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आप सरकार पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। सारी पैसा जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो अपनी फोटो टेलीविजन पे पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाने पर खर्च कर रही है। उस पार्टी को, उस सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर रही है। इस बीच पूर्व अधिकारियों के एक समूह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने का आग्रह किया है। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा के नबन्ना चलो अभियान के दौरान हिंसा के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति पश्चिम बंगाल में घटना स्थल का दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति में राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल, लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौर,
लोकसभा सांसद और पूर्व नौकरशाह अपराजिता सारंगी, सुनील जाखड़ और राज्यसभा सांसद समीर ओरांव सदस्य हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। और वहीं भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर रही है। भाजपा ने कहा है कि महिला सांसदों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। जो जनता सोनार बंगला देखना चाहती थी, वो लाचार बंगला देख रही है। क्योंकि आपने जिस तरीके से राष्ट्र में अपने आप को आहूत किया है, राष्ट्र के कार्य उसको देश भूल नहीं सकता। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, टारगेट करते हुए कहा है, किसके बारे में कहा है कि गोली सर पे मार देते। वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पार्टी की बात है वो उसको जाके रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जैसे 30 लोगों को अभी एडमिट है, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, एक आम जनता को जिस तरह से दबाया गया, वो सब कुछ ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस से दबाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त करेंगे। नामीबिया से समझौता ज्ञापन के तहत इन चीतों को लाया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए जा रहे चीते जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेंगे, साथ ही पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्योपुर के कराहल में आयोजित किए जा रहे SHG सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में हजारों महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य और समुदाय संसाधन व्यक्ति भाग लेंगे, जिन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री PM कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 4 कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र में जोखिम पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत बताई, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते निपटान किया जा सके। FSDC की बैठक में 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में तैयारियों पर भी गौर किया गया। बैठक में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और अधिकारियों ने भाग लिया। परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिए शुरुआती चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय कर्ज से जुड़ी सूचना व्यवस्था की दक्षता में सुधार और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में संचालन तथा प्रबंधन के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक समान KYC एवं संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डैशबोर्ड लॉन्च किया। मौके पर मंत्रालय के सचिव समेत प्रमुख वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड से देश में होने वाले नवाचार के बारे में सरकार की तरफ से आमजन के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा डैशबोर्ड से विभिन्न राज्यों को मिलने वाले बजट और निगरानी में भी मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आखिरकार किसी भी विज्ञान की अनुसंधान का या नवाचार का अंततः
लक्ष्य ये है कि वो आम नागरिक के जीवन में सरलता लाए, ईज़ ऑफ लिविंग लाए। और इस डैशबोर्ड के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को लेकर के जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने का रियल टाइम बेसिस पर संभावना पैदा होगी कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे गए, कितने समय में लगने चाहिए थे, नहीं लग पाए तो क्यों नहीं लग पाए, उसकी गति क्या है कामकाज की। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का गुरुवार को समापन हो गया। सम्मेलन में करीब 50 देशों के 1500 से भी अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए क्या करना है, इस पर चिंतन मनन किया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का शानदार आगाज के साथ भावनात्मक सहकारी संबंधों के साथ समापन हो गया। 12 से 15 सितंबर तक चले इस 4 दिवसीय IDF WDS 2022 में करीब 50 देशों के 1500 से भी अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन के विषय पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। कई नए सुझाव इस डेलिब्रेशन में आए हैं और मैं मानता हूं कि भारत के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सेक्टर ही हमारा ऐसा है जो आत्मनिर्भर भारत में अभी वर्तमान नए भारत में इनका नेतृत्व कर सकता है। सम्मेलन की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। छोटे छोटे किसान मिलके एक मास प्रोडक्शन नहीं, लेकिन प्रोडक्शन बाय मासिस का जो मिल्क हम करके दुनिया में नंबर 1 बने हैं, उसको वो सिस्टम को दुनिया के सामने बताना, उसको दिखाना, ये बहुत ही बड़ा एक मौका मिला है हमें, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और आज जहाँ पे इतने सारे देशों से मिलके 300 फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, अपनी अपनी वो जो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने अपने विचार जब रजू करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उनसे बात करें, उनसे सीखें और हम फिर अपने देश के लिए एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकें, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सम्मेलन में मौजूद विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय डेयरी सेक्टर को भविष्य का बड़ा बाजार बताते हुए सहकारिता से जुड़े भारत के संतुलित डेयरी इकोसिस्टम को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। Very interesting to see the dairy in India. It's very different to what we know, and it gives us an opportunity to understand how dairy works in India. I came to learn about Indian dairy industry and dairy processing and farming, and it was a quite interesting experience here. कॉन्फ्रेंस में लगे स्टॉल पर डेयरी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को देख प्रगतिशील किसान व सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के प्रतिनिधि भी खुश हुए। ग्रामीण भारत को सशक्त करने में डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो दूध बेच करके, जो दूध के सहारे किसान कमा रहा है, न वो धान से अकेला है, ना ही गेहूं से अकेला है। धान और गेहूं दोनों को अगर मिला लिया जाए, उससे भी दूध से ज़्यादा आमदनी किसानों को हो रही है। जो कॉन्फ्रेंस हुई है डेयरी सेक्टर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसानों के लिए और हम जैसी यंग पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को किसानों को एक एक्सपोजर मिला है। क्योंकि जो हमारे डेयरी सेक्टर के किसान होते हैं वो छोटे किसान होते हैं और उनको इस तरीके के एक्सपोजर से एक नए इनोवेशन की तरफ और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लगभग 9 लाख अभी किसान लगभग जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर 30% महिलाएं हैं और वो जुड़ी हुई हैं। जहाँ पुरुष एक सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं कई पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन घर पे दूध का काम तो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, तो ये पैसा अधिकतर महिलाओं के हाथ में जा रहा है, तो उनका सशक्तिकरण हो रहा है इससे। IDF WDS के दौरान डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर 24 सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 75 लाख से भी अधिक किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया।
और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन विश्व डेयरी समिट 2022 में 12 से 15 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान देश और दुनिया के तकरीबन 50 से भी अधिक देशों के डेलीगेट्स ने न केवल भाग लिया बल्कि दुग्ध उत्पादन और डेयरी तकनीक के साथ पोषण और आजीविका के लिए डेयरी की महत्ता कितनी जरूरी है, इन सभी बातों को रेखांकित करने का काम भी किया। निश्चित तौर पर इन सभी बातों के अलावा इस डेयरी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और जहां भारत के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी तकनीक को जानने और समझने का चांस लिया, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आए विशेषज्ञों ने भारत के सहकारी मॉडल को स्वीकार कर इसे छोटे और मझोले किसानों के कल्याण और विकास के लिए अपने देश में जाकर अपनाने का संकल्प भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजय और राजेंद्र जोशी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और डिजिटल इंडिया आज के युग में नई क्रांति लेकर आया है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर तरक्की के नए रास्ते खोज रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता को देखते हुए कई नए उद्यमी सामने आ रहे हैं। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में 4G के पहुंचने से यहां एक नया सूर्योदय हुआ है और युवाओं के हौसलों को नई उड़ान मिली है। देखिए। डिजिटल इंडिया देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया को विशेष बल दिया गया, जिसके सफल परिणाम आज सभी के सामने हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के जोरसिंग गांव में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला, जिसका इंतजार गांव के लोग काफी वर्षों से कर रहे थे। जोरसिंग गांव में 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो उनके लिए किसी कल्पना के सच होने जैसा था। 4G पहुंचने से गांव के लोगों में काफी खुशी है, मानो उनके सपनों को नए पंख मिल गए हों। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव तक पहुंचा दी हैं। Jorsing village, which is a remote village of the district, has got 4G network connectivity on 15 August this year during Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the villagers are really very happy to have access to the internet. डिजिटल भारत की तरक्की को देखते हुए देश भर में कई डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जो दर्जी ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं। दरअसल सेठा सिंह रावत कोविड के पहले दर्जी का काम करते थे, लेकिन कोविड आया तो सेठा सिंह रावत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSCE स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया, जिसके बाद उन्हें बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर मिलने लगा और उन्होंने कुछ महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिल रहे हैं। हमने एक CSC ग्रामीण स्टोर प्लेटफॉर्म से टाइप कर रखा है, तो उनके माध्यम से वो अपने गांव में ही बैठ के CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से ऑर्डर कर सकता है। वो चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो हमें ऑर्डर कर सकता है। वो जैसे ही ऑर्डर करेगा उसकी क्वेरी हमारे पास आएगी और हम उस एड्रेस पे यहाँ से उसका जो भी प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है उसके एड्रेस पे ही उसको मिल जाएगा। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह को भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना दिया। उन्होंने अपने गांव में 1000 से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित किए। ओम प्रकाश ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निःशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। ओम प्रकाश का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख लिया है। ये लोग गांव के स्कूल, अस्पताल, तहसील ऑफिस और आंगनवाड़ी केंद्र तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इससे रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। हमारे गांव में कनेक्शन भी बढ़ते गए, रेवेन्यू भी जनरेट होता गया। हमने शुरुआत में मात्र 2 लोग, हम और हमारी वाइफ काम करते थे। उसके बाद आज की डेट में लगभग 1200 कनेक्शन एक्टिव हुए, जिसमें से 400-500 कनेक्शन अभी भी एक्टिव मोड में चल रहे हैं। उससे इन सब जगहों कनेक्शनों की वजह से आज जो हम 2 लोग काम कर रहे थे, आज हमारे साथ लगभग 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेट ने आधुनिक युग में युवाओं की पढ़ाई और सीखने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। जैसे कि यूपी की गुड़िया सिंह जब उन्नाव के अमोइया गांव में अपनी ससुराल आई तो उन्हें पढ़ाई की चिंता हुई, लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया। गुड़िया ने इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। डिजिटल इंडिया ने आज के समय में नई क्रांति को जन्म दिया है और हर कोई इसका इस्तेमाल करके न केवल अपनी तरक्की के रास्ते खोज रहा है, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BD न्यूज।
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के प्रत्येक अध्याय से प्रबंधन का सबक हासिल किया जा सकता है। भाजपा की मुंबई इकाई के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुस्तक का उपयोग प्रबंधन पाठ्य पुस्तक के रूप में हो सकता है कि कैसे देश के लिए प्रतिबद्धता से भरे स्वनिर्मित नेता व्यापक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबकी राय लेने के बाद कोई फैसला लेते हैं और ये सामूहिक शासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में दृढ़ निश्चय का साहस है। वे लोगों के अधिकारों के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित करते हैं। अपॉइंटमेंट दिया तो पूरे के पूरे आपका सुनेंगे बिना एनी इंटरप्शन। ये बेस्ट क्वालिटी फॉर अ लीडर। पहले सुनो, पहले सुन लो पूरे के पूरे, फिर अपने ओपिनियन बना सकते हो या 10 और लोग से भी सुन सकते हो, सीख सकते हो। और दिल्ली व पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने को लेकर 50 से ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 56 पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनावी लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने की मांग की है। इन पूर्व सिविल सेवकों ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई संतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों की ओर इशारा किया है। पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से आग्रह किया है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों गुजरात में सरकारी अधिकारियों को लालच देने का कथित प्रयास किया ताकि कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। और 63 साल पहले 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग में 1965 में एक सेवा का रूप ले लिया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसलों में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों से दूरदर्शन ने भारत की बदलती हुई अनवरत यात्रा को अभिव्यक्त किया है। दूरदर्शन का अभिलेखागार हमारे समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुए ताज़ा संघर्ष पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में कहा कि आक्रामक पक्ष संयम बरते और शत्रुता को रोके। साथ ही उन्होंने कहा कि ये संघर्ष क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है और ये विवाद कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस बात को लगातार दोहराता है कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और सम्मान में टिकी हुई है। The recent reports of attacks along the Armenia-Azerbaijan border, including targeting of civilian settlements and infrastructure,
are a matter of deep concern. We call upon the aggressor side to immediately cease hostilities and exercise restraint. These actions pose a serious threat to the peace and stability in the region. This Council thus simply cannot afford to stand by silently and let the situation deteriorate any further. The 9th November 2020 ceasefire brokered by Russia, as well as the peace processes being mediated by the OSCE, the Minsk Group and the EU provide useful mechanisms to resolve all outstanding issues. It has been our consistent submission that such disputes should be settled through diplomacy and dialogue. There can be no military or violent solution to any conflict. We encourage both sides to pursue diplomatic pathways to arrive at a lasting and peaceful solution. Mr. President, in conclusion, let me say that we continue to reiterate that the global order be anchored in international law, the UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of states. और यूक्रेन पर आक्रमण के 6 महीने बाद यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है और कुछ ही दिनों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों को हराकर अपने कई क्षेत्र उनके कब्जे से वापस ले लिए। युद्ध शुरू होने के बाद से कीव के लिए यह सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन भले ही यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ दिया हो, पर स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाने में अभी समय लगेगा। ऐसे में चुनौतियां तमाम हैं और वहीं निपटारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। भले ही रूस को यूक्रेन में कई मोर्चे पर पीछे हटना पड़ा हो, भले ही यूक्रेन ने रणनीतिक इलाके से रूसी सेना को खदेड़ दिया हो, लेकिन फिलहाल युद्ध अभी ठंडा पड़ता नहीं दिखता। दोनों देशों के बीच लड़ाई के 6.5 महीने बाद भी रूस यूक्रेन रणनीतिक और सामरिक ठिकाने पर लगातार हमले कर रहा है। गुरुवार तड़के रूसी मिसाइलों ने क्रिवी रिह के बांध को निशाना बनाया। सैन्य प्रशासन के अनुसार हमलों के कारण क्रिवी रिह के 2 जिलों में 22 सड़कें प्रभावित हुई। बांध पर हमले के बाद इन्हुलेट्स नदी में जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। आसपास स्थित शहरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। लगभग 6 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हालांकि बाढ़ के खतरे को टालने और बांध के जल भंडारण को कम करने के लिए यूक्रेन को अलग दिशा में विस्फोट करना पड़ा ताकि आसपास की आबादी को नुकसान न हो। रात में हमने कई आवश्यक कदम उठाए। हमने प्रवाह क्षमता बढ़ाने के लिए चोर्नो होरका के क्षेत्र में स्थित एक बांध में 2 विस्फोटों के साथ शुरुआत की। अब हम अपने काम के अंतिम चरण में हैं। हालांकि पानी का प्रवाह पहले ही कम हो गया है, साथ ही बाढ़ वाले क्षेत्रों में जल स्तर भी उतर चुका है। इस बीच बांध पर कथित रूसी हमले की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निंदा की है। एक बयान में राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध के दौरान रूस दहशत फैलाने, आपातकालीन स्थिति पैदा करने, लोगों को बिजली, पानी और भोजन जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित कर रहा है। हालांकि रूस ने कथित मिसाइल हमले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में आगे बढ़ने का दावा जरूर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रूसी सेना ने विशेष सैन्य अभियान के दौरान पिछले 24 घंटों में जोपोरोजे, खार्किव और निकोलाइव क्षेत्रों में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर रूस ने खेरसान क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। और वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन में 6.5 महीने बाद पहली बार पैसेंजर उड़ान की शुरुआत हुई। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को बिना किसी यात्री के यूक्रेन से रवाना होने वाला पहला नागरिक विमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लवीव में महीनों से फंसे विज एयर के विमान ने गुरुवार को पोलैंड के लिए उड़ान भरी। स्वीडन में हुए आम चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स के चुनावी हार को प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल इस चुनाव में दोनों ही पक्षों में जोरदार टक्कर हुई और आखिरी वोट तक मामला रोमांचक बना रहा। नतीजों से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन को सत्ता से बाहर होना होगा और दक्षिणपंथी दल सरकार गठित करेगी। स्वीडन के आम चुनाव में मुकाबला इतना नजदीकी भी हो सकता है, इसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। वामपंथी गठबंधन और दक्षिणपंथी दलों के गुट के बीच टक्कर इतनी कांटे की थी
कि अंतिम वोटों की गिनती तक दोनों पक्षों की सांसें थमी रही। नतीजों से साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन को सत्ता से बाहर होना होगा और दक्षिणपंथी दल सरकार गठित करेंगे। प्रधानमंत्री मैग्डालेना ने नतीजों को भांपते हुए हार स्वीकार कर ली। 4 दक्षिणपंथी पार्टियों को बस 50% मत मिल सके हैं। उन्होंने हमारी तुलना में 1 या 2 सीटों से ही बहुमत पाई है, लेकिन ये बहुमत है। इधर प्रधानमंत्री ने हार स्वीकार की, उधर विजेता खेमे में सरकार बनाने की तैयारी जोर पकड़ने लगी। मॉडरेट पार्टी के नेता और दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन के पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि वो सरकार गठन के लिए काम शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि गठबंधन के चारों घटक दल क्रिस्टरसन के नाम पर सहमत हैं। Sverige har ett valresultat. मॉडरेट्स और हमारी साथी पार्टियों को बदलाव के पक्ष में वो जनादेश मिल गया है जो हमने मांगा था। अब मैं नई सरकार गठित करने के लिए काम शुरू करूंगा, एक ऐसी सरकार जो पूरे स्वीडन और उसके हर नागरिक के लिए होगी। ये चुनावी नतीजे जिन दक्षिणपंथी दलों के लिए नई ऊर्जा लेकर आए हैं, उनमें स्वीडन डेमोक्रेट्स भी है। प्रवासी विरोधी नीति के लिए मशहूर इस पार्टी को कुछ वर्ष पहले तक कोई खास सफलता मिलने की उम्मीद तक बहुत कम थी। प्रधानमंत्री मैग्डालेना ने चुनाव में स्वीडन डेमोक्रेट्स के उभार की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो इसकी वजह से कुछ लोगों में पैदा चिंताओं को समझती हैं। नतीजों के मुताबिक स्वीडन डेमोक्रेट्स दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मुझे पता है इससे बहुत से स्वीडन वासी चिंतित हैं। मैं उनकी चिंताओं के साथ हूं और उन्हें समझती हूं। स्वीडन के चुनाव परिणामों में 349 सीटों वाली संसद में दक्षिणपंथी गुट को 176 और वामपंथी गठबंधन को 173 सीटें मिली हैं। इतने मामूली अंतर से मिली जीत के बाद दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन के लिए स्थिर सरकार देना एक चुनौती होगा। ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों से जूझ रहे स्वीडन के लिए नाटो की सदस्यता हासिल करना और यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। टेनिस के बादशाह स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे अगले हफ्ते लंदन में होने वाले लेवर कप के बाद टेनिस को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट पर इसका ऐलान किया। पुरुष टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में शुमार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। फेडरर ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी एटीपी टूर्नामेंट होगा और इसके बाद वे किसी भी ग्रैंड स्लैम या टूर इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने इमोशनल संदेश में कहा कि भविष्य में और टेनिस खेलूंगा, लेकिन ग्रैंड स्लैम या फिर टूर पर नहीं। टूर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके बाद मेरे लिए यह काफी कठिन फैसला है। हालांकि मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मुझे टेनिस खेलने का मौका मिला। रोजर फेडरर का करियर शानदार रहा है। पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में वे तीसरे पायदान पर हैं। फेडरर को ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम वर्ष 2003 में जीता था। उनके पास पुरुष एकल में सबसे अधिक 8 विंबलडन का खिताब है। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 यूएस ओपन का खिताब भी है। वहीं फेडरर क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाली फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे हैं। पिछले साल जून में खेले गए फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने के बावजूद फेडरर ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया था। उन्होंने विंबलडन के लिए खुद को फिट रखने के लिए ये फैसला लिया था। विंबलडन में फेडरर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें सीधे सेटों में हार मिली थी। इसके बाद से ही उन्हें कोर्ट पर नहीं देखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं पुरुष टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में शुमार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। फेडरर ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी एटीपी टूर्नामेंट होगा और इसके बाद वे किसी भी ग्रैंड स्लैम या टूर इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने इमोशनल संदेश में ये सारी बातें कही हैं। दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के संन्यास की घोषणा पर उनके चिर प्रतिद्वंदी राफेल नडाल ने फेडरर को भावुक विदाई संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रिय रोजर, मेरे दोस्त और प्रतिद्वंदी, काश ये दिन कभी नहीं आता।
ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और खेल की दुनिया के लिए एक दुखद दिन है। कोर्ट के अंदर और बाहर इतने अद्भुत पलों को जीकर आपके साथ इतने वर्षों को साझा करना खुशी की बात है। साथ ही मेरे लिए ये सम्मान और सौभाग्य की बात भी है। और अब बात डूरंड कप की। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में दोनों टीमों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली, लेकिन मैच के 31वें मिनट में स्पेन के डिफेंडर ओदोई ओना इंडिया जबाला का आत्मघाती गोल दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर साबित हुआ। इस आत्मघाती गोल से आपको बता दें कि बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप सेमीफाइनल में कोलकाता में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद एफसी को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कोलकाता में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में मुंबई सिटी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच खेला जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के स्वागत में सम्मेलन के एक आयोजन स्थल सिल्क रूट समरकंद टूरिस्ट सेंटर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आपको चलते हैं आतिशबाजी का ये नज़ारा आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अब बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।